पहले सियासी जमातों की सफबंदी। मुस्लिम लीग नून के वक्त की कराची में मुतहदा के मरकज आमद। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान सियासी और दाती निज़ाम में इस्लाहात के लिए मिलकर काम करने पर मुत्तफिक हो गए। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि मिसाक जमहूरियत को आगे बढ़ाएं, अब मिसाक मईशत करें, वक्त कम है, हम मुश्तरका सियासी एजेंडा कौम के सामने लाना चाहते हैं। MQM क़यादत का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें वेलकम किया। वक्त आ गया है वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का फार्मूला तय किया जाए। हमारे इत्तेहाद से पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। वसाइल की तकसीम, मुनसिफाना, मौसर बल्दियाती निज़ाम जरूरी है। सीटों की तकसीम पर कोई बात नहीं हुई। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, हमें पाकिस्तान के आइन को मजबूत और अवाम दोस्त बनाना चाहिए। हुक्मरान दोस्त आइन से काम नहीं चलेगा। हमारा मुतालबा है कि जिस तरह विफाक और सूबों की हुकूमत को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, ऐसे ही बल्दियाती हुकूमतों को भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। पंजाब में PP कामयाबी हासिल करेगी। आज तक कभी शफाफ इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार नहीं मिला। नून लीग हमेशा धांधली के जरिए इक़्तिदार में आई। आने वाले साल पीपल्स पार्टी का साल होगा। रहनुमा PP शर्जील इनाम मेमन की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बहुत काम किए हैं, जबर जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन मैदान कभी नहीं छोड़ा। मुस्लिम लीग नून को सिर्फ इलेक्शन में सिंध याद आता है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि आम इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का ही होगा। जितने बड़े इत्तेहाद बना ले, नाकामी उनका मुकद्दर होगी। 0 का नतीजा 0 ही होता है। इस बार मुकाबला देही सिंध के साथ शहरी सिंध में भी नहीं। आइंदा इलेक्शन में मुकाबला सिंध नहीं, बस्ती पंजाब में होगा। आज इस्लामी टेस्ट की बातें करने वाला कहाँ गया? हम नहीं चाहते 2024 में कोई शख्स मुल्क पर थोपा जाए। नाअहल जमातों को अवाम मुस्तरद कर देंगी। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। मुस्लिम लीग काफ ने भी मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शाफी हुसैन का कहना है कि आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपनी इनफरादी हैसियत बरकरार रखेगी। चौधरी शाफी हुसैन का मजीद कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार इंशाअल्लाह डायरेक्टर के निशान पर मैदान में उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। लीगी कायद कल कोयटा जाएंगे। बड़े सियासी इत्तेहाद का इम्कान। नून लीग और BAP में सीट एडजस्टमेंट के मुआहदों का भी इम्कान। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बलोचिस्तान में 20 से ज़ायद अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कल से दीगर सूबों में सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। शहबाज शरीफ भी इस हमले के मौका पर हमरा मौजूद होंगे। बलोचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात की नून लीग में शमूलियत मुतवक्की है। ज़राए के मुताबिक नून लीग और BAP में सीट एडजस्टमेंट के मुआहदों का भी इम्कान है। अगर 2018 वाला इलेक्शन हुआ तो पहले से ज्यादा मुज़ाहमत करेंगे। अभी तक किसी पार्टी से इत्तेहाद का सोचा नहीं है। JUI के रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी का बड़ा ऐलान। कहते हैं फलस्तीन में मज़ालिम और नस्लकुशी हो रही है और अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ अमरीका की लॉबी बनी हुई है। गजा की सूरत-ए-हाल पर अरब लीग खामोश है, कोई उनका ज़मीर नहीं झंझोड़ रहा। एक फाशिस्ट हुकूमत को PJM ने चलता किया। अब्दुल गफूर हैदरी का मजीद कहना था कि अभी तक किसी पार्टी से इत्तेहाद का सोचा नहीं है। सीट तो सीट एडजस्टमेंट की इजाजत मरकजी क़यादत ने दी है। सिंध में हम JDA अलायंस का हिस्सा हो सकते हैं। बलोचिस्तान में भी सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। मुस्लिम लीग नून पर हर जगह मौजूद नहीं है। सूबाई सतह पर भी सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकती है।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मंजूरी के बाद जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह नए निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर हो गए। नए निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकर्रुरी के हवाले से साबिक वज़ीर आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी के दरमियान सीएम हाउस में मुलाकात हुई, जिसमें सूबे के नए वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत की गई। दोनों सियासी रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात के दौरान जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है। गवर्नर ने निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की समरी पर दस्तखत कर दिए। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने बतौर निगरान वज़ीर आला ओहदे का हल्फ उठा लिया। गजा में इसराइल मसालिम हद पार कर गए। निहत्ते फलस्तीनियों पर फजा और जमीन से बारूद की बारिश। मजीद 266 शहीद। इसराइली फोर्सेस ने हमलों में पनाह गुज़ीन कैंप और अस्पतालों को भी न छोड़ा। अल-शिफा अल-क़दस इंडोनेशिया अस्पताल की तरफ बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 11,100 से तजावुज कर गई। शोहदा में 4,880 बच्चे और 3,000 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। 32,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में मौजूदा अस्पतालों का घेराव कर लिया। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के खिलाफ जंग का महाज फाल रखने का भी ऐलान है। गजा में जारी इसराइली फौज की सफाकियत में मजीद तेजी आ गई। गजा के अस्पतालों में ईंधन अद्वियात खत्म। मासूम जिंदगियां सिसकने लगी हैं। 35 से ज्यादा अस्पताल बंद। अल-शिफा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 39 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। गजा का दूसरा बड़ा अस्पताल अल-क़दस में भी ईंधन न होने की वजह से गैर फाल हो चुका है। 72 में से 51 हेल्थ केयर मराकज भी मुकम्मल तौर पर बंद है। अस्पताल बंद होने से सैकड़ों मरीजों की जिंदगी को खतरा लाहक हो चुके। हमास का इसराइल पर भरपूर हमला। मजीद 5 सेहूनी फौजी जहन्नुम वासिल। गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली फौज की जानिब से अपने फौजियों की हिलाकत की तस्दीक कर दी गई है। उधर अल-कसाम ब्रिगेडियर के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा कि 48 घंटों में इसराइली फौज की 25 से ज्यादा गाड़ियां मुकम्मल तबाह की गई। दुश्मन को एक दिन या एक घंटे भी सुकून नहीं मिलेगा। दुश्मन अपनी जाहिरियत की कीमत चुकाएगा। अपने ऑडियो बयान में अबू उबैदा का कहना था कि गजा में 160 से ज्यादा इसराइली फौजी अहदाफ को मुकम्मल या जुज़वी तबाह कर दिया गया। फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। लंदन में लाखों अफराद का तारीखी मार्च। फसा बमबारी बंद करो और फलस्तीन को आजाद करो के नारों से गूंज उठी। गजा पर इसराइली हमलों और फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ वस्ती लंदन में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन गजा में जारी इसराइली बर्बरियत को फौरी तौर पर रोकने के लिए बमबारी बंद करो, इसी वक्त जंग बंद करो के नारे लगाते रहे। दुनिया की शैतानी कुव्वतें गजा को सफ़ाए हस्ती से मिटाने में मसरूफ अमल हैं। जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक का लब्बैक या फलस्तीन यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा कि यूथ कन्वेंशन लब्बैक या फलस्तीन के नाम से रखा गया। 25 लाख की आबादी अमरीका और इसराइल के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी है। सैकड़ों जहाज मिलकर बमबारी करते हैं। गजा में हिरोशिमा से ज्यादा बारूद इस्तेमाल किया गया। तुम्हारे टैंक असलहे किस काम के हैं? कब उम्मत के काम आएगा? ये इंतजार में है कि गजा तबाह हो जाए, मलबे का ढेर बन जाए। मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ काम करने का वक्त है। फौज का मुकाबला फौज करे। अहले फलस्तीन ने पत्थर उठाकर टैंकों का मुकाबला किया है। अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहो। औरतों और बच्चों पर जुल्म हो रहा है। गजा में लाशों के मीनार बन जाएंगे। जिंदगी तबाह हो जाएगी।
عباس قیادت سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان کا بچہ بچہ فلسطین کے ساتھ ہے۔ حماس نے بھی وضاحت سے کہا کہ دنیا میں ہماری امید پاکستان سے ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا مری جلسے سے خطاب، کہا فلسطین میں ہماری مائیں اور بہنیں شہید ہو رہی ہیں، پوری امت مسلمہ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس میں بھی فلسطینی عوام پر ظلم کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں ہیں؟ افغانستان میں روس اور امریکہ کو باہر نکالا کیا؟ اگر امریکہ خود کو سپر طاقت سمجھتا ہے تو احمق ہے، اگر ہم بھی امریکہ کو سپر طاقت سمجھتے ہیں تو ہم سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ امریکہ، مغربی دنیا بحری بیڑے لا کر حمایت کر سکتے ہیں تو مسلمان برادری کو کیا صاف سونگ کیا ہے؟ سابق وزیر اعظم کی اہلیہ بشرا بی بی کی قریبی دوست فرح گوگی کا خفیہ غیر ملکی پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا۔ لوٹی ہوئی دولت چھپانے اور منی لانڈرنگ کو چھپانے کے لیے فرح گوگی کو ایک غیر معروف ملک ونوآٹو کا خفیہ پاسپورٹ بنا کر دیے جانے کا انکشاف ہوا۔ دسمبر 2021 میں تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ممکنہ کامیابی کے پیش نظر چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی نے ملک کے ایک معروف پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے کو اپنی فرنٹ پرسن فرح گوگی کے لیے خفیہ انٹرنیشنل پاسپورٹ خریدنے کا ٹاسک سونپا۔ معروف پراپرٹی ٹائکون نے ایک اور تاجر کو خفیہ پاسپورٹ بنانے کے لیے $1,30,000 دیے۔ لوٹی ہوئی دولت اور منی لانڈرنگ کی رقم چھپانے کے لیے فرح گوگی کو ونوآٹو کا پاسپورٹ بنا کر دیا گیا، جو 28 مارچ 2020 کو بشرا بی بی کے حوالے کیا گیا۔ 3 اپریل 2022 کو پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے 6 دن قبل فرح گوگی کو پاکستانی پاسپورٹ پر ملک سے فرار کروا کے دبئی بھجوایا گیا۔ اور بھارت میں جاری آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کے 44ویں میچ میں انگلینڈ کے ہاتھوں شکست کے بعد پاکستان کا سفر تمام ہو گیا۔ امیدوں کا مرکز قومی ٹیم خاطر خواہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں بری طرح ناکام رہی۔ قومی ٹیم 9 میچوں میں سے صرف 4 میں کامیابی حاصل کر سکی۔ ورلڈ کپ میں شرمناک کارکردگی کے بعد کپتان بابر اعظم سمیت کھلاڑیوں کی بھارت سے دبئی روانگی۔ کھلاڑی مختلف فلائٹ سے کل پاکستان پہنچیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے شارٹ بریک کے بعد۔ آج ہی لگوائیں کینن فاسٹ الیکٹرک واٹر ہیٹر جو دے آپ کو بجلی کی 80% تک بچت۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان سیاسی اور عدالتی نظام میں اصلاحات کے لیے مل کر کام کرنے پر متفق ہو گئے۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ میثاق جمہوریت کو آگے بڑھائیں گے، اب میثاق معیشت کریں، وقت کم ہے، ہم مشترکہ سیاسی ایجنڈا قوم کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے آئین کو مضبوط اور عوام دوست بنانا چاہیے، حکمران دوست آئین سے کام نہیں چلے گا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طرح وفاق اور صوبوں کی حکومت کو آئینی تحفظ حاصل ہے، ایسے ہی بلدیاتی حکومتوں کو بھی آئینی تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ کراچی میں مسلم لیگ نون کے وفد نے ایم کیو ایم پاکستان کے دفتر کا دورہ کیا۔ وفد میں خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق اور بشیر میمن شامل تھے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر فاروق ستار سمیت دیگر رہنماؤں نے نون لیگی وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقات کے بعد نون لیگ اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں نے میڈیا سے مشترکہ گفتگو کی۔
عام آدمی کی جمہوریت میں بدلنا ہے. وقت آ گیا ہے کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کے فارمولاز کو طے کیا جائے اور اس کو قانونی اور آئینی تحفظ دیا جائے. اس معاملے کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے صرف نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کے ساتھ ہے. تو یہ جو اشتراک ہے مسلم لیگ نون کا اور ایم کیو ایم کا، اس کی خیر و برکت سے نہ صرف اہل کراچی بلکہ پورا پاکستان انشاءاللہ مستفید ہوگا. ہم بجا طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پروونشل فائنینشیل ایوارڈ ہے اس کو ایک حقیقت بننا چاہیے اور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا عمل صوبوں سے اب آگے بڑھنا، جس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا عمل صوبوں سے اب آگے بڑھنا چاہیے اور مقامی حکومتوں کے نظام کو یعنی بلدیاتی نظام کو نہایت مؤثر ہونا چاہیے، جیسا کہ مہذب دنیا کا چلن ہے اور جسے ہم اڈاپٹ نہیں کر سکے بدقسمتی سے. اس کے لیے پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو آنے والی پارلیمان میں اپنا رول پلے کرنا ہے. پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہے اور ہم سیاسی بحرانوں سے بھی نبرد آزما ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ مختلف الخیال سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں، سر جوڑیں، جہاں تک ممکن ہو الیکشن سے پہلے ہم الیکٹورل ایڈجسٹمنٹ کریں اور جہاں ممکن نہ ہو وہاں آنے والی جو منتخب پارلیمنٹ ہے اس میں اس وقت کی آنے والی حکومت اور اپوزیشن بھی مل کے بیٹھے، میثاق جمہوریت کو آگے بڑھائیں اور میثاق معیشت کریں آپس میں. تو دو ٹیمز کام کر رہی ہیں، ایم کیو ایم کی بھی اور مسلم لیگ نون کی بھی، جن کے ناموں کا چند روز میں اعلان کر دیا جائے گا تاکہ ہم آنے والی پارلیمنٹ کے ذریعے جو آئینی اور قانونی اصلاحات عام آدمی کے انٹرسٹ میں کرنا چاہتے ہیں اس پر بات کریں. دلچسپ امر یہ ہے کہ ہمارے درمیان سیٹوں کی تقسیم پہ کوئی بات نہیں ہوئی. پہلے ایک بات شروع ہوا کرتی تھی سیٹوں کی تقسیم سے ماضی میں. اب سیاسی سفر ہم سب اتنا طے کر چکے ہیں کہ سیٹوں کی تقسیم بھی ہوتی رہے گی، لیکن بنیادی کام یہ ہے کہ اصلاحات کی طرف بڑھا جائے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ یہ ایک بڑی تاریخی جگہ ہے اور ایم کے ایم کے بڑے جدوجہد کرنے والے دوست ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں جن کی بڑی قدر ہے اور بڑا تجربہ ہے ان کا، کہ ہماری جمعیت العلماء اسلام کی قیادت سے بھی بات ہوئی ہے. ہماری پہلے سے آپس میں مفاہمت موجود ہے. ہماری پیر صاحب پگارہ شریف کی خدمت میں بھی ہم حاضر ہوئے تھے بڑی نیاز مندی کے ساتھ، اور انہوں نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے. وہ بات چیت انشاءاللہ آگے بڑھے گی. ہماری کوشش ہوگی کہ سندھ میں خاص طور پہ ایک ایسا اتحاد معرض وجود میں آئے جو عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہو، اور جس طرح کراچی کو کھنڈر بنایا گیا ہے اور جس طرح سندھ کے شہری علاقوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، ملک بھر میں ناز سے نام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں. مسلم لیگ کاف نے بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے. تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری شافی حسین کا کہنا ہے کہ عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کچھ حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. پاکستان مسلم لیگ اپنی انفرادی حیثیت برقرار رکھے گی. چودھری شافی حسین کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ کے امیدوار انشاءاللہ ٹریکٹر کے نشان پر میدان میں اتریں گے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ عام انتخابات کی تیاریاں عروج پر ہیں. مسلم لیگ کاف نے بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ کر لیا.
नासिन दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पंजाब में पीपी कामयाबी हासिल करेगी। आज तक कभी शफाफ इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को इक्तदार हासिल नहीं हुआ। नून लीग हमेशा धांधली के जरिए इक्तदार में आई है। आने वाला साल पीपल्स पार्टी का साल होगा। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बहुत काम किए हैं, जबरो जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन मैदान कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि सियासी कायद का काम होता है कि वो हमेशा अवाम में रहे। माजी की रवायतें सबके सामने हैं। अपनी साबका हुकूमत की कारकर्दगी बयान करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध में SIUT जैसे रोल मॉडल अस्पताल मौजूद हैं। उन्होंने पंजाब में एक अस्पताल तक नहीं बनाया। PTI हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। उनका कहना था कि सिंध में बरसात के मौके पर आने वाले हमेशा लौट जाते हैं। मुस्लिम लीग नून को सिर्फ इलेक्शन में सिंध याद आता है। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि आम इंतखाबात के बाद वजीर आजम इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी का ही होगा। नासिम बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि JUI के रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी का कहना है कि अगर 2018 वाला इलेक्शन हुआ तो पहले से ज्यादा मुज़ाहमत करेंगे। अभी तक किसी पार्टी से इत्तेहाद का सोचा नहीं है। फलस्तीन में मसालिम और नस्लकुशी हो रही है और अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ अमरीका की लॉबी बनी हुई है। गफूर हैदरी का मजीद कहना था कि गजा की सूरत हाल पर अरब लीग खामोश तमाशाई बनी हुई है। कोई उनका ज़मीर क्यों नहीं झंझोड़ रहा। मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। अगर 2018 वाला इलेक्शन हुआ तो कबूल नहीं करेंगे और हम ऐसे इलेक्शन के खिलाफ पहले से ज्यादा मुज़ाहमत करेंगे। एक फाशिस्ट हुकूमत को PJM ने चलता किया। आज सरबराह JUI कौम को यही बताना चाहते हैं कि हमने इस हुकूमत से निजात दिलाई है। वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल बलोचिस्तान में 20,000 अहम सियासी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कल से दीगर सूबों में सियासी सरगर्मियों का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे। कल बलोचिस्तान के दौरे पर कोयटा जाएंगे और उनके हमरा शहबाज शरीफ भी इस मौका पर मौजूद होंगे। पार्टी जराये का कहना है कि नवाज शरीफ 20,000 अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे और बलोचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात की नून लीग में शमूलियत मतवक्के है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल बलोचिस्तान में 20,000 अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कल से दीगर सूबों में सियासी सरगर्मियों का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह गोगी का खुफिया गैर मुल्की पासपोर्ट मंजरेआम पर आ गया। लूटी हुई दौलत छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग को छुपाने के लिए फराह गोगी को एक गैर मारूफ मुल्क वनुआटू का खुफिया पासपोर्ट बनाकर दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक दिसंबर 2021 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मुमकिना कामयाबी के पेश नजर चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने मुल्क के मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को अपनी फ्रंट पर्सन फराह गोगी के लिए खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा। मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून ने एक और ताजिर को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 दिए। तहकीकाती जराये का बताना है कि लूटी हुई दौलत और मनी लॉन्ड्रिंग की रकम छुपाने के लिए फराह गोगी को वनुआटू का पासपोर्ट बनाकर दिया गया, जो 28 मार्च 2020 को बुशरा बीबी के हवाले किया गया। 3 अप्रैल 2022 को PTI हुकूमत की जानिब से 6 दिन कबल फराह गोगी को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुल्क से फरार करवा के दुबई भिजवा दिया गया। दुबई के बाद बाकी तमाम सफर वनुआटू के पासपोर्ट पर करवाए गए ताकि तहकीकाती इदारे इस नकलो हरकत से आगाह न रहें।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मंजूरी के बाद जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह नए निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर हो गए हैं। नए निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकर्रुरी के हवाले से साबिक वज़ीर आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी के दरमियान सीएम हाउस में मुलाकात हुई, जिसमें सूबे के नए वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक दोनों सियासी रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात के दौरान जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जाहिर शाह का कहना है कि महमूद खान और अकरम खान दुरानी का मुंतखब करदा निगरान वज़ीर आला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जाहिर शाह ने कहा कि महमूद खान वज़ीर आला है, ना अकरम खान दुरानी अपोजिशन लीडर हैं। उन्होंने निगरान वज़ीर आला का इंतखाब किया तो अदालत जाएंगे। उन्होंने कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने किस कानून के तहत महमूद खान और अकरम दुरानी को खत लिखा है, ये मामला आईनी तरीके के तहत हल किया जाए। गवर्नर अपने फार्मूले ना बनाए। जाहिर शाह तोरू का कहना है कि गवर्नर गुलाम अली महमूद खान और अकरम दुरानी का मुंतखब निगरान वज़ीर आला सियासी ही होगा। उनके मुंतखब करदा निगरान वज़ीर आला से लेवल प्लेइंग फील्ड की तवक्को नहीं है। तहरीक इंसाफ के खत का खत से जवाब देंगे। सदर आरिफ अलवी किसी एक जमात के सदर नहीं है, अपने आईनी ओहदे का ख्याल रखेंगे। निगरान विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगी बिजली का आवाम पर बोझ पड़ता है। मुतबादिल तवानाई का हमारी जरूरत में हिस्सा बहुत कम है। हमें सूरज की रोशनी से फायदा उठाना चाहिए। तवानाई के मुतबादिल ज़राए से बिजली के हसूल पर तवज्जो दी जा रही है। दुनिया मौसमियाती तब्दीली के दौर से गुजर रही है। 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। अगली पार्लिमान और आइंदा हुकूमतों के लिए जरूरी है कि वो इस पॉलिसी को जारी रखें और तवानाई के मुतबादिल ज़राए पर तवज्जो दें। मुतबादिल तवानाई के हवाले से चीन दुनिया के अहम ममालिक में शामिल है। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा कि तवानाई के शोबे में चीन ने भरपूर ताउन किया। मुज़ाकरात और तहफ़्फ़ुज़ात जमहूरियत का हुस्न है। शिकायत करना हर एक का बुनियादी हक है। शिकायत को सामने भी मंजर-ए-आम पर आना चाहिए। निगरान हुकूमत आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की अयानत करेगी। और अब कुछ बात जंगी सूरत हाल से मुतल्लिक। तो गजा की पट्टी में इसराइल की मुसल्लत की गई जारियत संगीन होती जा रही है और हर गुजरते लम्हे गजा के अवाम एक नए कत्लेआम और तबाही को देख रहे हैं। गजा में इसराइली फोर्सेस के हमलों में पनाहगुज़ीन कैंप और अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। सहूनी फौज की अल-शिफा, अल-कदस और इंडोनेशिया अस्पताल की तरफ बमबारी की गई। इसराइली बमबारी में मज़ीद 266 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई है। इसराइली फोर्सेस के हमलों में 4,880 बच्चे और 3,000 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं, जबकि 32,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। आपको अपडेट करते चले जंगी सूरत हाल के हवाले से। तो गजा की पट्टी में इसराइल की मुसल्लत की गई जारियत संगीन होती जा रही है और हर गुजरते लम्हे गजा के अवाम एक नए कत्लेआम और तबाही को देख रहे हैं। गजा में इसराइली फोर्सेस के हमलों में पनाहगुज़ीन कैंप और अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। सहूनी फौज के अल-शिफा, अल-कदस और इंडोनेशिया अस्पताल की तरफ बमबारी की गई। इसराइली बमबारी में मज़ीद 266 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई है। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि गजा में जारी इसराइली फौज की सफाकियत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। अस्पतालों को ईंधन, अद्वियात और दीगर सहूलियात बदस्तूर बंद है, जिसकी वजह से दर्जनों बच्चे मौत के मुंह में चले गए हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बाद 39 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। अस्पताल बंद होने से सैकड़ों मरीजों की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। इसराइल ने अल-शिफा अस्पताल पर फास्फोरस बम गिराए हैं। इसराइली फौज ने गजा के तमाम अस्पतालों का मुहासरा कर रखा है। हिलाल अहमर फलस्तीन के मुताबिक अल-शिफा के बाद गजा का दूसरा बड़ा अस्पताल अल-कदस ईंधन न होने की वजह से गैर फाल हो गया है। तर्जुमान हिलाल अहमर फलस्तीन का कहना है कि तिबी अमला बदतरीन हालात में जख्मियों के इलाज की कोशिश कर रहा है। नासिन वहीं दूसरी जानिब हमास का इसराइली पर भरपूर हमला जारी है। मजीद 5 सहूनी फौजी जहन्नुम वासिल हो गए। गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान इसराइली फौजी मारे गए हैं। इसराइली फौज की जानिब से भी अपने फौजियों की हिलाकत की तस्दीक कर दी गई है। अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेडियर के तर्जुमान अबू बैदा ने कहा कि 48 घंटों में इसराइली फौज की 25 से 7 गाड़ियां मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि हमास का इसराइल पर भरपूर हमला जारी है। मजीद 5 सहूनी फौजी जहन्नुम वासिल हो गए हैं। गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली फौज की जानिब से भी अपने फौजियों की हिलाकत की तस्दीक कर दी गई है। अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेडियर के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा कि 48 घंटों में इसराइली फौज की 25 से ज्यादा गाड़ियां मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। गजा पर इसराइली हमलों और फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ वस्ती लंदन में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने फलस्तीन के हक में लाखों शहरियों के एहतजाजी मुजाहरे को तौहीन आमीज करार दिया, जबकि लंदन पुलिस ने उसे किसी नाखुशगवार वाक़ये के बगैर अब तक का सबसे बड़ा और पुरअमन मार्च करार दिया है। लंदन पुलिस के मुताबिक 3 लाख अफराद ने पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद फौजी कार्रवाई में हलाक होने वालों की सालाना यादगारी यौम आर्मिस्टाइस के मौका पर फलस्तीन के हक में एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मुजाहिरीन गजा में जारी इसराइली बर्बरियत को फौरी तौर पर रोकने के लिए बमबारी बंद करो, इसी वक्त जंग बंदी का ऐलान करो के नारे लगाते रहे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि उन्होंने हमास क़यादत से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा फलस्तीन के साथ है। हमास ने भी वजाहत से कहा कि दुनिया में हमारी उम्मीद सिर्फ पाकिस्तान है। मरी में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि फलस्तीन में हमारी माएँ और बहनें शहीद हुई हैं। फलस्तीन में बुज़दिल छोटे बच्चों और औरतों पर बमबारी करता है। फलस्तीन वाले हमारी भाई नहीं हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा उनके साथ खड़ी है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस में भी फलस्तीनी अवाम पर जुल्म के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। नासिन वहीं दूसरी जानिब दुनिया की शैतानी कुव्वतें गजा को सफाई हस्ती से मिटने में मसरूफ अमल है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने लब्बैक या फलस्तीन यूथ कन्वेंशन का खिताब किया। कहा कि यूथ कन्वेंशन लब्बैक या फलस्तीन के नाम से रखा गया है। 25 लाख की आबादी अमरीका और इसराइल के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी है। सैकड़ों जहाज मिलकर बमबारी करते हैं। गजा में हिरोशिमा से ज्यादा बारूद इस्तेमाल किया गया। सिराजुल हक ने कहा कि तुम्हारे टैंक असलहे किस काम के हैं, कब उम्मत के काम आएंगे, ये इंतजार में है कि गजा तबाह हो जाए, मलबे का ढेर बन जाए। मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ काम करने का वक्त आ चुका है। फौज का मुकाबला फौज करे। अहले फलस्तीन ने पत्थर उठाकर टैंकों का मुकाबला किया है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि 7 अक्टूबर को जो ऑपरेशन किया गया बता दिया कि असलहे के मुकाबले में ताकत ईमान का हिस्सा है। हुक्मरानों से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आलम इस्लाम का सबसे बड़ा मुल्क है।
عظیم حیثیت کے باوجود حکومت نے وہ نہیں کیا جس کی توقع فلسطین کر رہے ہیں۔ ان ماؤں کی گود میں شیرخوار بچے شہید ہو رہے ہیں۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بھارت میں جاری آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے 44ویں میچ میں انگلینڈ کے ہاتھوں شکست کے بعد پاکستان کا سفر تمام ہو گیا۔ امیدوں کا مرکز قومی ٹیم خاطر خواہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں بری طرح ناکام رہی۔ قومی ٹیم 9 میچوں میں سے صرف 4 میں کامیابی حاصل کر سکی۔ ورلڈ کپ میں شرمناک کارکردگی کے بعد کپتان بابر اعظم سمیت کھلاڑیوں کی بھارت سے دبئی روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ کھلاڑی مختلف فلائٹ سے کل پاکستان پہنچیں گے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ کوہنور فیشن ہب سٹائل اپ یور لائف، جہاں آپ کو ملیں گے پاکستان کے تمام لیڈیز اور جینٹس کے برانڈز، فیشن، کوالٹی، سٹائل اور برانڈز رنگرسیا، ایس، ایڈن روڈ، پیریڈوٹ، لائم لائٹ، زلبری، صفا نور، گلجی، قلمکار، راجبری، بن الیاس، بن سعید، ازنک، سیفائر، سالیٹیکس، پلکری، زارا علی امشی۔ ویلکم بیک ناظرین، افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ تیز رفتار گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں 6 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے علاقے ڈیفنس فیز 7 میں تیز رفتار گاڑیوں میں تصادم کے باعث 6 افراد شدید زخمی ہوئے۔ تمام افراد کو طبی امداد کے لیے فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا مگر وہ جان بر نہ ہو سکے۔ ریسکیو حکام کے مطابق جہاں بحق ہونے والوں میں رخسانہ، اناپیہ، حذیفہ، محمد حسین، سجاد، عائشہ شامل ہے۔ پولیس نے جائے حادثہ پر پہنچ کر تصادم کا شکار گاڑیوں کو مین روڈ سے ہٹایا۔ جائے حادثہ سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے، تاہم واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے اور شاداب کالونی کے رہائشی تھے۔ اس کے علاوہ رائیون روڈ پر ٹریلر اور وین میں تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 4 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق میت اور زخمیوں کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے میں جاں بحق شخص کی شناخت ندیم کے نام سے ہوئی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ڈیفنس میں ٹریفک کے المناک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد کے جاں بحق ہونے کے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں لاہور سے اس حوالے سے کہ افسوسناک حادثات پیش آئے ہیں۔ تیز رفتار گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں 6 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے علاقے ڈیفنس فیز 7 میں تیز رفتار گاڑیوں میں تصادم کے باعث 6 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ تمام افراد کو طبی امداد کے لیے فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا تھا مگر وہ جان پر نہ ہو سکے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ کھاد کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کسان شدید پریشان ہیں۔ صدر کسان اتحاد خالد محمود کھوکر کی ملتان میں پریس کانفرنس ہوئی، کہا کہ وعدے کیے جاتے ہیں کہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ کپاس کی قیمت 8500 روپے فی من مقرر کی گئی ہے مگر مارکیٹ میں کپاس کا ریٹ 6500 رہا ہے۔ کم ریٹ ملنے پر کسانوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ آرمی چیف نے بہت سارے اچھے کام کیے، اسمگلنگ کو کنٹرول کیا ہے، اب کھادیں بلیک میں مل رہی ہیں۔ آرمی چیف سے زراعت کی بہتری کے لیے اپیل کرتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ کھاد کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کسان طبقہ شدید پریشانی کا شکار ہے۔
صدر کسان اتحاد خالد محمود کھوکر کی ملتان میں پریس کانفرنس، کہا وعدے کیے جاتے ہیں عمل درآمد نہیں ہوتا۔ کپاس کی قیمت 8500 روپے فی من مقرر کی گئی ہے، مگر مارکیٹ میں کپاس کا ریٹ 6500 روپے رہا ہے۔ کم ریٹ ملنے پر کسانوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ آرمی چیف نے بہت سارے اچھے کام کیے ہیں، اسمگلنگ کو کنٹرول کیا ہے، اب کھادیں بلیک میں فروخت ہو رہی ہیں۔ آرمی چیف سے زراعت کی بہتری کے لیے اپیل کرتے ہیں۔ خبر شامل کریں ناصرین کھیل کے میدان سے تو گھانا فٹ بال ٹیم کے سابق فٹ بالر رافیل ڈومینا لیگ میچ کے دوران اسٹیڈیم میں ہی انتقال کر گئے ہیں۔ افسوسناک خبر ہے گھانا سے، جہاں فٹ بال ٹیم کے سابق فٹ بالر رافیل ڈومینا لیگ میچ کے دوران اسٹیڈیم میں ہی انتقال کر گئے۔ 2021 میں ڈاکٹرز نے رافیل کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں فٹ بال چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ البانیہ فٹ بال لیگ میں گزشتہ روز اگناٹیا، اور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ گھانا میں فٹ بال ٹیم کے سابق فٹ بالر رافیل ڈومینا لیگ میچ کے دوران اسٹیڈیم میں ہی انتقال کر گئے ہیں۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی، اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے KN نیوز۔ قانون اصل میں ہے وائٹ کالر کرائم، لاٹ آف ڈاکومنٹس ہے یہاں پہ۔ 8-10 بندے جو ہیں وہ ایک بورڈ ہوتا ہے، اگر وہ کیسز کلوز ہوں گے تو وہ بیسکلی کنکرنس لیا جائے گا پروسیکیوٹر جنرل سے۔ سوسائٹی کے اونر شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم ٹاؤن سے اپروول کروائیں، LDA سے کروائیں۔ LDA از ناٹ گورنمنٹ، آٹونومس باڈی ہے۔ نیب کا جو نیا لا ہے اس میں بھی یہ گنجائش موجود ہے کہ کسی بھی آنریبل جج کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا جائے۔ اگر جج صاحبان کسی قسم کے بھی معاملے میں ملوث ہیں تو یہ آرٹیکل جو ہے نا اس کے تحت ان کی کارروائی ہوگی۔ سیاستدان برسر اس میں آتے ہیں، ان کی آڈیو بھی لیکس آتی ہیں، ان کی ویڈیوز بھی آتی ہیں، ان کا سارا کچھ آتا ہے، ان کی حد تک سمجھ آتا ہے کہ نیب یا